हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 के बायोलॉजी में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट मीन जिसे क्या कहते हैं सेल। इसके विषय में, चूंकि सेल के विषय में, सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका, सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। सेल कहिए अंग्रेजी में और हिंदी में कहते हैं कोशिका कहते हैं। इसे कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमने लिखा है अभी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर इसे यह भी कहा जाता है यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ सिर्फ कह सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। हिंदी में कहते हैं शरीर की संरचनात्मक इकाई। क्या है? संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, तो संरचनात्मक इकाई है। तो ये क्या है कि सारी इसकी परिभाषाएं हैं। इसके ये जो हमारा टॉपिक है सेल, इस सेल को हमने पढ़ रखा है, लेकिन 8 से 10 वीडियो में हमने पढ़ा है सेल और सेल ऑर्गेनल्स को, जो हमने पढ़ाया है 9 एवं 11 के लिए कॉमन रूप से पढ़ाया था। लेकिन कुछ बच्चे हैं कि जो जुलाई में क्या है कि जुलाई में के बाद एडमिशन लिए हैं और वहां पर उनको वीडियो नहीं प्रोवाइड हो पाए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है, उनको समझने में वहां दिक्कत हो रही है, और आपके यूनिट एग्जाम जो है नजदीक है। इसके लिए मैं मास्टर वीडियो बना रहा हूं, जिसमें ये पूरे चैप्टर को क्या है समाहित करने की कोशिश करूंगा। इस मास्टर वीडियो में मैं पूरे चैप्टर को समाहित कर दूंगा आपके यूनिट एग्जाम में, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग ये वीडियो में कोशिका के विषय में कक्षा 9 का जो आपका विज्ञान का किताब है, विज्ञान की किताब में शुरू के 4 पाठ है आपके केमिस्ट्री के हैं। शुरू के 4 पाठ है आपके केमिस्ट्री के हैं, यानी रसायन के हैं। शुरू के 4 पाठ। 5वां वाला जो पाठ है यहाँ से शुरू होता है बायोलॉजी का, और 5वां वाला जो पाठ है वही है शरीर की संरचनात्मक इकाई, या संरचनात्मक इकाई करके ही सिर्फ दिया है, या अंग्रेजी में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे क्या कहते हैं कोशिका, यही करके दिया है। 5वां वाला चैप्टर है आपका कक्षा 9 में। ठीक, सेल, तो इसके विषय में देखेंगे है क्या। तो सेल को परिभाषा देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए सेल की परिभाषा क्या है, कि सेल किसे कहते हैं, यानी कि कोशिका किसे कहते हैं, सेल या कोशिका किसे कहते हैं। तो इसकी अगर परिभाषा देखा जाएगा तो परिभाषा हम लोग कहते हैं कि कोशिका क्या है, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह क्या है, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है, कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इससे क्या तात्पर्य है कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचना का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, शरीर किसका, जीव की, जैव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। लिख सकते हैं जैव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक कैसे, कि जैसे मान लीजिए ये ढांचा हमारा पूरा बना है, तो इसको बनाने की जो इकाई का मतलब होता है बनाने में भाग लेने वाला सबसे छोटा पार्ट। किसी भी चीज को बनाने में भाग लेने वाला जो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इकाई बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से मान लीजिए कि एक घड़ा बना हुआ है, तो घड़े को बनाने में क्या है, मिट्टी लगा, मिट्टी किससे मिला, धूल से मिला। धूल में क्या है, छोटे छोटे कण होते हैं ना, कुछ बालू के हैं, कुछ बालू या रेत के होते हैं, कुछ क्या होता है चिकनी मिट्टी होती है, कुछ बलुई मिट्टी, यानी कई प्रकार के कण ऐसे बिखरे हुए होते हैं। वो कण आपस में मिलकर के धूल जब पानी मिलाते हैं तो पूरा कलई बनता है, और उस कलई से हम बनाते हैं क्या, एक घड़ा बनाते हैं। तो जो धूल का कण है, ये घड़ा समझ लीजिए कि हमारी बॉडी है, और वो जो धूल का कण है वही क्या है, कोशिका है। हमको उसी के विषय में पढ़ना है। वो धूल का कण जितना मजबूत होगा उतना ही मजबूत यह घड़ा भी होगा। धूल का कण काम करेगा तभी यह घड़ा भी काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो बनाने में भाग लिया, इसलिए सबसे संरचनात्मक है। क्रियात्मक, मान लीजिए कि क्रियात्मक क्या है, जब एक कोशिका काम करेगी तभी उत्तक काम करेगा, उत्तक काम करेगा तभी अंग काम करेगा, जब अंग काम करेगा तभी हमारा शरीर काम करेगा। क्योंकि बनता क्या है, जो शरीर हमारा बना है,
जो शरीर है, ये शरीर पूरा शरीर, चाहे आपका प्लांट का कह लीजिए और चाहे एनिमल का, ये जो शरीर बना है किससे बना है? अंग से बना है, अंगों के मिलने से बना है। अंगों के मिलने से बना, अंग में हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, मुंह है, ठीक है, ये सब अंग है। और अंग किससे बने हैं? ऊतक से बने हैं, विभिन्न प्रकार के किससे? ऊतक से बने हैं। और ऊतक किससे बना है? आपका कोशिका से बना है। ऊतक विभिन्न प्रकार के कोशिका से बना है। हर ऊतक को बनाने में अलग अलग प्रकार की कोशिका लगती है। तो अगर कोशिका काम कर रही है तो मतलब ऊतक काम कर रहा है, ऊतक काम कर रहा है मतलब अंग काम कर रहा है, अंग काम कर रहा है मतलब शरीर काम कर रहा है। तो इसलिए यह क्रियात्मक इकाई भी हुई। तो शरीर की संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। खोजा कैसे गया है इसे? अब ये सबसे बड़ी, जो अगर बात किया जाए हम लोग, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका अगर कहा जाए, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जो है वह क्या है? ऑस्ट्रिच का अंडा, बिना निषेचित, लेकिन बिना निषेचित, बिना निषेचित ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है, बिना निषेचित ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच लिखे हैं, ऑस्ट्रिच होना चाहिए, ऑस्ट्रिच का अंडा, ठीक है। तो बिना निषेचित ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है, ऑस्ट्रिच एक पक्षी है, ठीक है, तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है बिना निषेचित, वह क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका अगर नाम लिया जाएगा तो बिना निषेचित ऑस्ट्रिच का अंडा है, ठीक है। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका आपका तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है, जिसे नर्व सेल कहते हैं। नर्व सेल क्यों तंत्रिका कोशिका है? पांव से लेकर के शरीर तक सभी नर्व बिखरे हुए तंत्रिकाएं, पाया से मस्तिष्क तक, पांव से लेकर मस्तिष्क तक तंत्रिकाएं बिखरी हुई है। सारी क्रियाओं का जो क्रियान्वयन होता है, जो भी काम हम करते हैं, सबका जो कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तंत्रिका कोशिका करती है। तो ये सबसे लंबी कोशिका होती है शरीर की, ठीक है। और उसके बाद जो आपका सबसे, वनस्पति में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? वनस्पति की बात करेंगे अगर, तो वनस्पति में तो प्लांट की अगर बात करें हम, वनस्पति या प्लांट जो भी कह लीजिए, तो प्लांट में या फिर वनस्पति प्लांट में सबसे लंबी कोशिका, तो प्लांट कह लीजिए, चाहे फिर इसी को वनस्पति लिखिए, यही सही है आपका। वनस्पति, वनस्पति जगत में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये एसिटेबुलेरिया नामक एक शैवाल होता है, हिंदी में लिख दे रहे हैं, एसिटेबुलेरिया, एसिटेबुलेरिया नामक शैवाल होता है। यह सबसे लंबी कोशिका होती है वनस्पति में, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन है? बिना निषेचित ऑस्ट्रिच का अंडा है। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है आपकी? तो तंत्रिका कोशिका। वनस्पति में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो एसिटेबुलेरिया नामक शैवाल, एसिटेबुलेरिया नामक शैवाल का तंतु होता है। एसिटेबुलेरिया नामक जो शैवाल है उसका तंतु होता है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? अगर सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका जो है PPLO, ठीक है, प्लीरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लीरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO या माइकोप्लाज्मा, PPLO ऐसे ही कहते हैं माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, PPLO या माइकोप्लाज्मा, ये क्या है आपका? सबसे छोटी कोशिका है, ठीक। मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब कोशिका की खोज की बात आती है कि इसकी खोज कैसे हुई है। तो अगर इसकी खोज की बात किया जाए
तो सर्वप्रथम हुआ क्या था, खोज किया था किसने, रॉबर्ट हुक ने। किसने खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। और कैसे किया था, रॉबर्ट हुक ने कार्क की गेंद, कार्क की गेंद नहीं, कार्क का टुकड़ा था, गेंद नहीं था, कार्क का टुकड़ा था, उस कार्क के टुकड़े की स्लाइस लिया और काट करके देखा तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दे रही थी। ठीक है, उन्हीं मधुमक्खी के समान संरचनाओं को क्या किया, रॉबर्ट हुक ने कहा कि यह तो कोशिका है, यानी कि सेल है, लेकिन वह सारी कोशिकाएं कैसी थी, मृत कोशिकाएं थी। ठीक है, तो खोज, लेकिन खोज का श्रेय अगर किसको जाता है तो रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कार की गेंद लिया, कार की गेंद को काट दिया, कार की गेंद को काटने पर उन्होंने पाया कि इसमें क्या है कि मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। उन्हीं मधुमक्खी के छत्तों के समान संरचनाओं को क्या किया, कहा उन्होंने कोशिका कहा। ठीक है, इसके बाद जो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने देखा वह क्या थी, मृत कोशिकाएं थी। लेकिन जीवित कोशिका की खोज का श्रेय अगर जाएगा तो ये जाता किसको है, एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक, एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, एक जीवित कोशिका की खोज की थी। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने एक क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज की। और रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका कैसी थी, मृत थी। तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि फिर आपका ये कोशिका की खोज का हो गया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था, कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम दिया स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने दिया, स्लाइडेन एवं स्वान। तो कोशिका सिद्धांत दिया किसने, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया कोशिका का सिद्धांत। तो इन्होंने बताया क्या, वही जो परिभाषा हम आपको बताए हैं अभी कि इस कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, वही बताया किसने, स्लाइडेन एवं स्वान ने बताया। यही इनका कोशिका सिद्धांत था। ठीक है, लेकिन यह स्लाइडेन एवं स्वान यह बताने में असमर्थ हो गए कि कोशिका जो है यह आखिर बनी कैसे। संरचनात्मक इकाई तो है, क्रियात्मक इकाई तो है, लेकिन यह कोशिका आई कैसे, नाम कहां से आया। तो यह चीज बताया था रॉबर्ट वर्चाउ ने। किसने बताया था, रॉबर्ट वर्चाउ। कहीं विरचो लिखते हैं इसे, कहीं विरचो लिखते हैं, कहीं वर्चाउ लिखते हैं। ठीक है, जो भी नाम आपकी सुविधा अनुसार होगा आप याद कर लीजिएगा। तो रॉबर्ट वर्चाउ ने क्या कहा, ऑमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, ऑमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। कि जो नई कोशिकाएं बन रही हैं वो कहीं से जैसे अचानक से नहीं आ गई हैं, पूर्व में कोई ना कोई कोशिका ऐसी है, उसी से नई कोशिका डेवलप होती है। तो हिंदी में इसका नाम है ऑमनी सेलुला ई सेलुला, यानी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। किसने कहा, रॉबर्ट वर्चाउ ने कहा। ठीक, इसके बाद देख लीजिए अब कोशिका के जो प्रकार हैं। ठीक है, अब जो जीव हैं कोशिका के आधार पर, इस कोशिका के आधार पर अगर जीव देखा जाए तो दो चीज, ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के हैं, तो ऑर्गेनिज्म क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और एक क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जीव जो है दो तरह के जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोशिका की उपस्थिति के आधार पर। तो यूनि का मतलब होता है एक, यूनि का मतलब होता है एक, और मल्टी का मतलब होता है बहुत। यूनि का मतलब होता है एक और मल्टी का मतलब होता है बहुत। तो यानी कि एक कोशिका वाले जीव और मल्टी मतलब बहुत कोशिका वाले जीव। एक कोशिका वाले जीव, बहुत कोशिका वाले जीव। हिंदी में कहते हैं एक कोशिकी और इसे कहते हैं बहुकोशिकी। हिंदी में क्या कहते हैं, एक कोशिकी और इसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकी। ठीक है,
तो ये दो प्रकार के जीव है, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। तो एक कोशिकी में क्या है कि जीव को बनाने में एक ही प्रकार की कोशिकाएं लगती हैं, एक ही ढंग की, एक ही आकार की। ऐसा नहीं है कि ये तो खाली इतना बड़ा कोशिका रहेगा तो इसे कोशिकी जीव का निर्माण हो जाएगा, नहीं, एक प्रकार की कोशिकाएं लगती हैं, सिर्फ एक प्रकार की। यानी कि अगर मान लीजिए इस तरह का सेल है अगर, तो सिर्फ ये कई प्रकार की यही सेल पाई जाएंगी, ऐसे ऐसे सेल है, यही मिल करके उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से क्या है पूरा अंग तंत्र या पूरा शरीर, एक प्रकार की कोशिकाएं मिल करके बनाती हैं। तो ये किसमें होता है आपका यूनिसेलुलर। तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जो होते हैं वह यूनिसेलुलर होते हैं, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए कि हमारे शरीर है ना, इसमें हार्ट है, हार्ट का स्ट्रक्चर किसी और तरीके से है, तो हार्ट में कार्डियक सेल पाए जाते हैं, तो उनकी बनावट वो किसी और तरह से अरेंज है। फिर आंख का स्ट्रक्चर कुछ और है, किडनी का कुछ और है, किडनी में कोई और सेल पाया जाएगा। तो इस प्रकार से कई सेल, हम मनुष्य का शरीर बनाने में कई सेल भाग ले रहे हैं। तो इस प्रकार जब कई सेल भाग ले रहे हैं तो उसको कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं जैसे बैक्टीरिया में लग रही है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने, ये चीज भी देख लिया। अब कोशिका के प्रकार अगर देख लिया जाए तो कोशिका के प्रकार देखेंगे तो क्या है, प्रोकैरियोटिक काइंड्स ऑफ सेल, ठीक है। चलिए हिंदी में लिख देते हैं। कोशिका के प्रकार, अगर काइंड्स की बात किया जाए तो कौन कितने काइंड की, दो प्रकार का, एक प्रोकैरियोटिक और एक क्या है यूकैरियोटिक। एक है आपका प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है आपका यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक को हिंदी में कहते हैं प्रो मतलब पहले का, पूर्व का, तो इसका हिंदी में नाम है पूर्व केंद्रकीय कोशिका। हिंदी में नाम है पूर्व केंद्रकीय कोशिका, पूर्व केंद्रकीय कोशिका। और यूकैरियोटिक सेल का नाम है आपका सुकेंद्रकीय कोशिका, सुकेंद्रकीय कोशिका, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, कोशिका दो प्रकार की, कौन कौन से, पूर्व केंद्रकीय कोशिका, सुकेंद्रकीय कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब पहले का, प्रोकैरियोटिक सेल में होता क्या है, ये नाम से देखिए, नाम इसका कैरियोन मतलब केंद्रक होता है, कैरियोन मतलब केंद्रक, प्रो मतलब पहले का। तो ये जो होता है कि इसमें पूर्व कैरियोटिक कोशिका, पूर्व केंद्रकीय कोशिका में इसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, पूर्व केंद्रकीय कोशिका में अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, सेल ऑर्गेनल्स का अभाव होता है, ठीक है। और डीएनए भी जो होता है वह सिंगल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ठीक। तो पूर्व केंद्रकीय कोशिका कैसा है कि केंद्रक विकसित नहीं होता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, कोशिकांगक का अभाव होता है। सुकेंद्रकीय क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक होता है, पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक होता है। और इसमें क्या है कि एक केंद्रक कला पाई जाती है, इसमें केंद्रक कला भी नहीं पाई जाती। यानी केंद्रक कला का मतलब एक केंद्रक है, एक डबल मेम्ब्रेनस एक झिल्ली से घिरा रहता है, तो एक डबल मेम्ब्रेनस झिल्ली इसमें नहीं पाई जाती है, पूर्व केंद्रकीय में, सुकेंद्रकीय में पाई जाती है। इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, द्वि स्तर की झिल्ली होती है, इसमें क्या होता है डबल हेलिक्स डीएनए पाया जाता है, सभी कोशिकांगक पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक है और ये क्या है आपका अल्प विकसित केंद्रक है, ठीक। तो केंद्रक वाला कोशिका है और पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक वाला कोशिका है। तो केंद्रक में जितने भी भाग पाए जाते हैं सारे विकसित पाए जाएंगे, इसमें क्या है नहीं पाए जाएंगे। अब यूकैरियोटिक सेल भी जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब बात करेंगे अगर यूकैरियोटिक तो प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक। प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया आ गया है आपका, लेकिन यूकैरियोट में बात करेंगे तो प्लांट सेल आ जाइए और बैक्टीरियल सेल आ जाइए। एक प्लांट सेल है और एक क्या है आपका बैक्टीरियल सेल,
प्लांट सेल पौधों की कोशिका, और सॉरी बैक्टीरियल नहीं, प्लांट सेल, और दूसरा क्या बैक्टीरियल सेल यानी पूर्व केंद्र की कोशिका जो है बैक्टीरियल सेल का एग्जाम्पल है। अब यूकैरियोट में जो सुविकसित केंद्रक है, वो सुविकसित केंद्रक में दो चीज, एक प्लांट सेल में देख लिया जाएगा और एक एनिमल सेल में देख लिया जाएगा, एक एनिमल सेल में देख लिया जाएगा। ठीक है, अंतर प्लांट सेल और एनिमल सेल में मात्र इतना ही है कि कुछ कोशिकांग जो है प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं पाए जाते। जैसे मान लीजिए कि यह एक प्रकार एक कोशिका है, ठीक, अगर यह कोशिका प्लांट सेल की है, अगर यह कोशिका पौधों की है, तो पौधों में सबसे बाहर पाया जाता है आपका क्या, सेल वाल पाया जाता है। ठीक है, सबसे बाहर का आवरण जो पाया जाता है वो सेल वाल होता है, कोशिका भित्ति होती है। क्या होता है, सेल वाल पाया जाता है, कोशिका भित्ति होती है पौधा है तो। क्यों पाया जाता है सेल वाल पौधों में, अगर जीव है मनुष्य है तो मनुष्य में सेल वाल नहीं पाया जाएगा, और जीव में सेल वाल नहीं पाया जाएगा। उनका जो बाहरी वाला स्तर होता है वह सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा लेमा कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, सेल वाल कह लीजिए, सॉरी सेल मेम्ब्रेन कह लीजिए, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लीजिए, या फिर प्लाज्मा लेमा कह लीजिए। ठीक, अगर क्या है, अगर मान लीजिए कि जीव है कोई, तो प्लांट नहीं है, कोई जीव है तो उसका बाहरी स्तर सेल मेम्ब्रेन होगा, अगर प्लांट है तो उसका बाहरी स्तर सेल वाल होगा। ठीक है, तो सेल ऐसा अंतर क्यों आ गया, ऐसा अंतर इसलिए आया, कोई भी जीव है तो वह सक्षम है कि गर्मी पड़ रही है तो आप क्या है, कम कपड़े पहन लेगा। ठीक है, फैन के नीचे जाकर के बैठ जाएगा, ठंडी पड़ रही है, पर ठंडी अगर पड़ रही है तो क्या है, स्वेटर पहन लेगा, ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहनेगा जिससे ठंडी ना लगे। धूप लग रही है तो छांव में जाकर के खड़ा हो जाएगा। ठीक, यानी कि अपने शरीर को वह वातावरण जैसे बदल रहा है उसके अनुसार अपने शरीर में परिवर्तन करके अपने शरीर की सुरक्षा कर सकता है। परंतु कोई पौधा क्या, गर्मी है, धूप है, ठंडी है, कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगा, समस्या उत्पन्न होगी उसके लिए। तो उसके लिए उस प्रकृति ने क्या कर रखा है कि उसके बाहरी वाले इस बॉडी पर सेल के बाहर क्या है, सेल वाल को बना रखा है, और सेल वाल क्या करता है, उसको रक्षा करता है, विपरीत परिस्थितियों से क्या करता है, सेल की रक्षा करता है। यह सेल वाल रिजिड होता है, दृढ़ होता है, तो विपरीत परिस्थिति से सेल की रक्षा करता है। हम अपनी खुद कर लेते हैं रक्षा, इसलिए हमारे में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक कोशिका है आपका, प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर आपको पता चल गया। प्लांट सेल में क्या है कि आपका कुछ कोशिकांग कभी बताएंगे तो वहां पर अंतर स्पष्ट होगा। जैसे देखिए अब प्लांट सेल है, अब स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो एक न्यूक्लियस होगा, बीच में क्या है, एक न्यूक्लियस होगा। अगर प्लांट सेल होगा तो प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, प्लांट सेल है तो लार्ज वैक्यूल के पाए जाने के कारण थोड़ा सा खिसक जाता है। जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या होता है, थोड़ा सा खिसक जाता है, किनारे खिसक जाता है, ये प्लांट में। अगर यह प्लांट सेल में प्लांट सेल नहीं है तो क्या है कि आपका यह न्यूक्लियस बीच में पाया जाएगा। बस अंतर इतना है, इतना बस याद रखिएगा। अगर प्लांट है तो उसमें क्या है कि वैक्यूल पाया जाएगा, रिक्तिका पाई जाएगी, रिक्तिका के कारण आपका ये न्यूक्लियस किनारे खिसक जाएगा। अगर प्लांट नहीं एनिमल का है तो एनिमल में रिक्तिका नहीं पाई जाएगी, जिससे यह केंद्र कहाँ चला जाता है, लगभग मध्य में चला जाता है। बस इतना ही अंतर याद रखिएगा। फिगर दोनों का समझ लीजिए कि ये कही है, किताब की नकल करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका केंद्रक है। ठीक है, ये आपका केंद्रक है। केंद्रक कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, यानी कि दोहरी झिल्ली होती है इसमें। ठीक है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। अब ये डबल मेम्ब्रेनस है तो इसमें होता क्या है, इसी से लगा होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी से लगा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, यहां से लगा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद क्या रहता है आपका, गाल्गी बॉडी रहता है। क्या रहता है, गाल्गी बॉडी रहता है, एक गाल्जी काय रहता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा इसमें। भोजन को मान लीजिए अगर बनाकर ऊर्जा लेना है तो ऊर्जा लेने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें पाया जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में आपका न्यूक्लियोलस होगा एक बड़ा सा, और इसमें क्या है
आपके क्रोमेटिन थ्रेड होंगे। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे क्या है आपके, अगर दाने पाए जा रहे हैं इस तरह से तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, दाने नहीं पाए जा रहे हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, तो ये आपका सेल वाल है। अंदर भरे हुए संपूर्ण द्रव्य को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य कहते हैं। ये क्या है आपका, सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और ये इसको अंदर पूरा क्या कहेंगे, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, और ये क्या है आपका, गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी है। ठीक, और इस पे क्या पाए जा रहे हैं, ये जो दाने पाए जा रहे हैं, दाने क्या है आपके, राइबोसोम है। ये क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम पाया जा रहा है। यहाँ पर क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अलावा क्या है कि फूड स्टोरेज के रूप में पाया जाता है क्या, लाइसोसोम भी पाया जाता है। तो ये समझ लीजिए, ये क्या है आपका, लाइसोसोम है, लाइसोसोम। अगर मान लीजिए प्लांट सेल रहता तो प्लांट सेल में क्या है आपका कि स्थिरोसोम भी पाया जाता, पराक्सीसोम भी पाया जाता। ठीक है, इसमें सेंट्रोसोम भी पाया जाएगा, सेंट्रोसोम भी होता है, कोशिका विभाजन में भाग लेता है। क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम। लेकिन हमारे लिए जो मुख्य है वो मुख्य क्या है हमारा, कि न्यूक्लियस है। ये इसको पूरा क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या है आपका, न्यूक्लियस है, ये आप लिख लीजिएगा, न्यूक्लियस है। ठीक, तो प्लांट सेल अगर है तो प्लांट सेल में सिर्फ अंतर ये आ जाएगा कि यहाँ आ जाएगा प्लास्टिड। क्या है, प्लास्टिड पाया जाएगा। ये भी एक प्रकार का कोशिकांगक है। ठीक, तो बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे, बाहर वाले लेयर को अगर प्लांट में है तो सेल वाल कहते हैं, अब मनुष्य में है यानी कि जीव में है तो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, इसके अंदर भरे हुए संपूर्ण द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं। और ये जीव द्रव्य जो होता है क्या है, जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, भौतिक आधार कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी प्रोटोप्लाज्म में आपके सारे कोशिकांगक भरे हुए हैं, सारे कोशिकांगक आपके इसी प्रोटोप्लाज्म में है। ये प्रोटोप्लाज्म जो है आपका घूमता रहता है और सारे कोशिकांगक इसी में है। तो भाई जब सारे कोशिकांगक इसी में है और यही कोशिकांगक एक कोशिका के लिए काम कर रहे हैं, तो भौतिक आधार तो यही, रासायनिक रूप से अपने काम तो नहीं कर रहा है लेकिन आधार तो दे रहा है भौतिक रूप से रहने के लिए। जैसे घर है तो हमारा भौतिक आधार है, घर क्या है, भौतिक आधार है, हम उसमें रह रहे हैं, काम हम कर रहे हैं। लेकिन घर हमारा क्या है, भौतिक आधार है, रहेंगे नहीं तो फिर हम कितना काम अगर करने वाले हो लेकिन घर नहीं है तो रहने के लिए नहीं है, अस्थायी नहीं रहेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो ये है क्या कि भौतिक आधार दे है कौन, प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य जिसे कहते हैं। अब इस जीव द्रव्य के अंदर भरे हुए संपूर्ण अंगों को कहते हैं कोशिकांगक। क्यों कहते हैं कोशिकांगक, कोशिका का अंगक होता है, कोशिका के अंग है। तो इस कोशिका के अंग कौन से हैं आपके, कोशिका का अंग है आपका न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है आपका, गोल्गी बॉडी है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है। ये आपके मुख्य कोशिकांगक है। इसके अलावा अगर यह प्लांट सेल रहता, क्योंकि यह हम सेल वाल बनाए हैं तो प्लांट सेल समझ लीजिए। अब सेल वाल अगर मिटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एनिमल सेल हो जाएगा, अपनी सुविधा अनुसार आप बना लीजिएगा। अगर यह प्लांट सेल है तो इसमें एक चीज और पाया जाता है, क्या पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है। और प्लास्टिड का काम क्या होता है, रंग प्रदान करना। कई प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, ठीक है, प्लास्टिड भी कई प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड क्या काम करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। पौधों को जो अलग अलग रंग होते हैं ना, वह रंग प्रदान करने का भी काम करते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, और कौन से होते हैं, वर्णी लवक। दो लवक होते हैं, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। ठीक है, आप बस अपने स्तर पर इतना ही याद रखिएगा कि ये प्लास्टिक को हिंदी में कहते हैं लवक। क्या कहते हैं, लवक।
तो प्लास्टिक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक अवर्णीय लवक, दूसरा वर्णीय लवक। अवर्णीय लवक मतलब कि वे लवक जो रंग प्रदान नहीं करते बल्कि रंगहीन होते हैं, लिख लीजिएगा, वे लवक जो रंग प्रदान नहीं करते बल्कि रंगहीन होते हैं और यह भोजन को स्टोर करने का काम करते हैं, भोजन को भंडार करने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अवर्णीय लवक कहते हैं। ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, हमको नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। अवर्णीय लवक किसे कहा हमने? अवर्णीय लवक किसे कहा हमने? कि वे लवक जो रंगहीन होते हैं और भोजन के स्टोरेशन का काम करते हैं। वर्णीय लवक वे लवक जो रंगहीन होते हैं और पौधों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वर्णीय लवक कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए प्लांट सेल एनिमल सेल में अंतर क्या है। प्लांट सेल में प्लास्टिड भी पाया जाएगा, एक कोशिकांग। प्लांट सेल में स्टीरोसोम पाया जाएगा, प्लांट सेल में पराक्सीसोम पाया जाएगा और प्लांट सेल में सेलवाल पाया जाएगा, या और प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाएगा। यह इसकी सबसे बड़ी खासियत है। प्लांट सेल में क्या? सेल वाल पाया जाएगा, प्लांट सेल में वैक्यूल पाया जाएगा, प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाएगा, प्लांट सेल में पराक्सीसोम पाया जाएगा, प्लांट सेल में स्टीरोसोम पाया जाएगा। यह प्लांट सेल की खासियत है। यह प्लांट सेल एनिमल सेल से भिन्नता प्रदर्शित करता है। अगर सेल वाल न रहे तो प्लांट सेल और इसमें भिन्नता यही है। आप मिटा लीजिएगा सेल वाल को या फिर अपने स्तर से बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक। तो हमने प्लास्टिक को देख लिया, अवर्णीय और वर्णीय लवक, ठीक है, 2 प्रकार से। अब वर्णीय लवक में जो सबसे मेन लवक है वह है आपका क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है यही आपका सबसे मेन लवक है, ठीक है। एक क्लोरोप्लास्ट है। एक क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक। इसको मिटाते हैं हम, ठीक है, हरित लवक। चलिए इसको मिटाते नहीं है, इसी में देख लेंगे। तो लवक में जो वर्णीय लवक में है जो सबसे मेन है वो कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। नाम से ही स्पष्ट है, जब इसका नाम ही है यह कि हरित लवक, नाम ही है इसका हरित लवक, तो काम क्या करेगा? यह रंग प्रदान करेगा। कौन सा रंग प्रदान करेगा? हरा रंग प्रदान करेगा, पौधे को हरा रंग प्रदान करेगा। और इसी क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही क्या होता है? इसी क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है। वर्णक क्या होते हैं? वर्णक वे चीज होते हैं जिनके द्वारा रंग प्रदर्शित होता है। तो वर्णक होता है, इसमें वर्णक के रूप में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। वर्णक के रूप में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, वर्णक के रूप में क्लोरोफिल होता है। और इसी क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। दोनों क्रिया का काम हो गया, ठीक है। तो सबसे मेन जो वर्णीय लवक है क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं। यह हरा रंग प्रदान करता है। हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल के कारण ही क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और इसी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया है आपका, ये चीज हो गया। अब क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट के विषय में देख लीजिए। पौधे के सेल वाल का काम आपको समझा ही दिए हैं। सेल मेम्ब्रेन देख लीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये कैसा होता है? ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है, जिसे कहते हैं हम लोग कुल मिलाकर के लाइपोप्रोटीन। क्या कहते हैं? लाइपोप्रोटीन कहते हैं। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, कुल मिलाकर इसे क्या कहते हैं? लाइपोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है। काम क्या करता है? यह काम क्या करता है? चयनात्मक पुनरावशोषण, चयनात्मक पुनरावशोषण का काम करता है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है, चयनात्मक पुनरावशोषण का काम करता है। चयनात्मक पुनरावशोषण का मतलब यह है कि कुछ चीजों को जिनके लिए जो कोई इस कोशिका के लिए जरूरी है उनका चयन करके कोशिका के अंदर भेजेगा और जो कोशिका में एक्स्ट्रा चीजें हैं उनका चयन करके इस कोशिका से बाहर भेजेगा। इसलिए इसका नाम है चयन करके, चयनात्मक, चयन करने वाला, चयन करके
पुनरावशोषण, पुनः अवशोषण करना। ठीक है, तो सबको अवशोषित नहीं कर लेगा, ये चयन करके अवशोषित करेगा, किसको अवशोषित करना है, किसको नहीं करना, किसको बाहर करना है, किसको बाहर नहीं करना है। तो आप समझ गए सेल मेम्ब्रेन के बारे में। लिपिड प्रोटीन से बना है लाइपोप्रोटीन, जो चयनात्मक पुनरावशोषण का काम करता है। ठीक है, तो अब इसका मॉडल ऑर्डर कक्षा 9 में आपको नहीं समझना है, जितना इतना ही आपको जानना है। इसके बाद आपका जो है मान लीजिए, इसके बाद न्यूक्लियस है, केंद्रक। तो केंद्रक से जानने से पहले हम लोग अन्य कोशिकांगों को देख लेते हैं। आप माइटोकॉन्ड्रिया देख लीजिए। दूसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया से पहले आपको बता दें कि अब ये सेल वाल जो है, सेल वाल के अंदर भरे हुए संपूर्ण द्रव्य को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं या जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी जीव द्रव्य में क्या होते हैं, संपूर्ण कोशिकांगक स्थित होते हैं। इसलिए संपूर्ण कोशिकांगक है, और वही कोशिकांगक इस कोशिका के लिए सारे काम कर रहे हैं। इसलिए जीव द्रव्य को क्या कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार कहते हैं इस जीव द्रव्य को। ठीक है, तो जीव द्रव्य को क्या कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। इसमें सारे कोशिकांगक स्थित होते हैं। अब कोशिकांगक को देखा जाए, एक एक कोशिकांगक को देखा जाए, तो कोशिकांगक में माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था किसने, कोलिकर ने। सबसे पहले किसने किया था, कोलिकर ने खोज किया था। अल्टमान ने इसे क्या कहा, अल्टमान ने इसे कहा बायोप्लास्ट। अल्टमान ने खोज किया किसने, देख लीजिए, खोज किया आपका कोलिकर ने। और अल्टमान ने क्या कहा, अल्टमान ने बायोप्लास्ट कहा। अल्टमान ने बायोप्लास्ट कहा, अल्टमान ने बायोप्लास्ट कहा। जबकि बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, तो ये देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया खोज किया किसने, कोलिकर ने। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा और बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ये तो हो गया इसका कि खोज किसने किया, कोलिकर ने। अल्टमान ने बायोप्लास्ट, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है कैसी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपका डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन यानी दो मेम्ब्रेन, अंदर वाली दो झिल्ली है, जो बाहर वाली झिल्ली और अंदर वाली झिल्ली कुछ इस प्रकार से मुड़ी हुई रहती है। अंदर वाली झिल्ली इस तरह से मुड़ी हुई रहती है और मुड़ करके एक उंगली के समान संरचना बनाती है। ये देख लीजिए, ऐसे उंगली के समान संरचना बनाती है। इस उंगली के समान संरचना को कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और इसी क्रिस्टी पर लगे होते हैं आपके ऐसे खूंटी समान संरचना, जैसे खूंटी होता है ना, खूंटी के समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल कहते हैं। F1 पार्टिकल या F1 कण कहते हैं, या फिर ऑक्सीसोम भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं सेंट्रोसोम को, ऑक्सीसोम भी कहते हैं। तो F1 कण ऑक्सीसोम, इसी ऑक्सीसोम पर माइटोकॉन्ड्रिया के इसी ऑक्सीसोम पर होते हैं श्वसन श्रृंखला के एंजाइम, और यही होता है क्या आपका एटीपी का निर्माण। क्या होता है, एटीपी का निर्माण। श्वसन श्रृंखला में ऑक्सीजन आता है और यहाँ से श्वसन श्रृंखला के एंजाइम से क्या होता है, क्रिया करके एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका के ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक है, इसको देख लिया आप लोगों ने, माइटोकॉन्ड्रिया को देख लिया। फिर इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या है आपका कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हिंदी में कहते हैं अंतः प्रदबी जालिका। हिंदी में कहते हैं अंतः प्रदबी जालिका, अंग्रेजी में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खोज किसने की थी, पोर्टर ने की थी। खोज किसने की थी, पोर्टर ने की थी।
तो खोज का अगर श्रेय जाएगा तो खोजा किसने था, पोर्टर ने खोजा था। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया कहाँ जाता है, ये देख लीजिए, यह सेल मेम्ब्रेन से लगा हुआ सॉरी सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो केंद्रक है, यह केंद्रक की झिल्ली से लगा हुआ रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक की झिल्ली से लगा हुआ रहता है और एक भाग इसका है केंद्रक की झिल्ली से और एक भाग लगा भी हो सकता है, नहीं भी लगा हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसे लग जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसका भाग ऐसे आपका अटैच हो जाएगा और यहाँ से अटैच नहीं हो पाएगा। ठीक, तो यह क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका केंद्रक की झिल्ली से एक भाग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगा भी हो सकता है, नहीं भी लगा हो सकता है। ठीक, यह जो कई आकार का होता है, यह मान लीजिए चपटी थैलियों के रूप में है तो इसके क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। अगर चपटी थैलियों के रूप में है, गोले के रूप में है तो उसे क्या कहते हैं, वेसिकल कहते हैं, वेसिकल कहते हैं। गोले के रूप में है तो, अगर ट्यूब के रूप में है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ट्यूबुल्स। ठीक, तो ये आपका चपटी थैलियों के रूप में हो गया और ये क्या हो गया, गोले के रूप में हो गया और ये क्या हो गया आपका ऐसे ट्यूब्यूल्स के रूप में हो गया, ट्यूब के रूप में ऐसे रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूब्यूल तीन भाग होते हैं इसके, तीन तरह का हो सकता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दो प्रकार का है, कौन कौन सा, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है RER और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है क्या, राइबोसोम पाया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाए जाते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो इसी राइबोसोम के पाए जाने के कारण इसमें क्या कहते हैं, इसे खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और नहीं पाए जाने के कारण क्या है, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये राइबोसोम जो है, राइबोसोम का खोज किसने किया था, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले देख लीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, यह कंकाल का निर्माण करता है, अंतःप्रदपी जालिका कंकाल का, शरीर के कोशिका के कंकाल का निर्माण का काम करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और देख रहे हैं कि इसमें राइबोसोम पाया जा रहा है तो इनडायरेक्ट वे में प्रोटीन के संश्लेषण का भी काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही होता है। ठीक है, तो देखिए राइबोसोम का खोज किया था किसने, नेक्स्ट है आपका राइबोसोम का खोज किया था रॉबिन्सन ने, रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम का खोज किया था। ठीक, राइबोसोम क्या है, दाने के सामान्य संरचना जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगा हुआ होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80 प्रकार का राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 प्रकार का राइबोसोम होता है। 70 दो यूनिट से मिलकर के बना होता है, एक 50 और एक 30, 50 और 30 और 80 मेरा होता है 60 और 40। ठीक, हूबहू ऐसे याद कीजिएगा। यस क्या है आपको बताया गया था, आपको या फिर नेक्स्ट भी आपको बताया जाएगा जब 11th में जाएंगे तब। तो 80 60 और 40 से मिलकर के बना होता है 2 सब यूनिट से, और 70 50 और 30 2 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। और राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करके प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन संश्लेषण करके प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, अब ये हो गया आपका अंतःप्रदपी जालिका हो गया, राइबोसोम हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए गाल्गी बॉडी है, क्या है, गाल्गी बॉडी यानी कि गाल्जी काय है। तो गाल्जी काय इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गाल्गी ने की थी। किसने की थी, कैमिलो गाल्गी ने इसकी खोज की थी। गाल्गी काय यह भी सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स के रूप में पाया जाता है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट नीचे लगा रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे लगे हुए भाग को सिस फेज कहते हैं और बाहर वाले भाग को ट्रांस फेज कहते हैं। सिस फेज कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ट्रांस फेज कहते हैं। तो कैमिलो गाल्गी ने इसकी खोज की थी, गाल्गी काय की।
गाल्जी काय का काम तो बहुत सारा है। इसमें देख लीजिए क्या है कि आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम है, इसके द्वारा जो प्रोटीन बना है, इस प्रोटीन को सांद्रित करने का काम, सांद्रण जो होता है इस प्रोटीन का, वह होता है किसमें, आपकी गाल्गी बॉडी में होता है। तो गाल्गी बॉडी में क्या होता है, गाल्जी काय में क्या होता है, यह प्रोटीन का सांद्रण होता है, प्रोटीन का सांद्रण होता है, सांद्रण भी होता है और इनकी छटनी भी होती है। सांद्रण तथा अलग अलग पैकेट के रूप में, अलग अलग पैकेट के रूप में इनकी छटनी भी होती है। तात्पर्य क्या कहने का, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं और एंजाइम ही भोजन को पचाने में या किसी भी चीज को पचाने में, तोड़ने में, गलाने में सहायता करते हैं। तो ये जो प्रोटीन है, यहाँ पर प्रोटीन बना, अब कौन सा प्रोटीन बना निश्चित नहीं है, तो ये प्रोटीन यहाँ पर आके सांद्रित होंगे और सांद्रित होकर अलग अलग पैक में पैक हो जाएंगे, अलग अलग पैकेट में क्या होंगे, पैक हो जाएंगे। और शरीर को जिस प्रोटीन की, जिस एंजाइम की जरूरत होगी, उस एंजाइम को सप्लाई करने का काम कहाँ से होगा, आपका गाल्गी बॉडी से होगा। ठीक है, यहाँ से गाल्गी बॉडी से होगा। तो ये गाल्जी काय आपका क्या है, सांद्रण करता है और अलग अलग पैकेटों में भरकर छटनी करने का काम करता है। ठीक है, तो इसलिए गाल्गी बॉडी को क्या कहते हैं हम लोग, गाल्गी बॉडी को क्या कहते हैं, स्कैवेंजर ऑफ द सेल, स्कैवेंजर ऑफ द सेल। ठीक है, सॉरी इसको नहीं बोलते हैं हम लोग, लाइसोसोम को बोलते हैं। तो ये छटनी करने का काम करता है गाल्गी बॉडी। तो ये गाल्गी बॉडी यहाँ से खत्म हो गया। ठीक, गाल्जी काय हो गया हमारा। गाल्जी काय का काम भी देख लीजिए, जो आपका गाल्जी काय का काम क्या है, सेल प्लेट का निर्माण करना। ये जो सेल मेम्ब्रेन का निर्माण हो रहा है सेल प्लेट का, तो सेल प्लेट का, क्योंकि लिपिड और प्रोटीन से ही तो बन रहा है ना। अब प्रोटीन कहाँ से निकल रहा है आपका, यहाँ बना, यहाँ पे निकला कहाँ से, गाल्जी काय से। तो निकलेगा यहाँ से, तो बनाने का काम किसको किया, इस सेल मेम्ब्रेन को भी बनाने का काम कर रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन को बनाएगा, कौन बनाएगा, गाल्जी काय। फिर शुक्राणु के एक्रोसोम, शुक्राणु के एक्रोसोम, शुक्राणु के एक्रोसोम के निर्माण का भी काम करता है। मान लीजिए ये शुक्राणु है, तो इसका जो आगे वाला भाग है इसे ही कहते हैं एक्रोसोम। इसके निर्माण का भी काम कौन करता है, गाल्गी बॉडी करता है। फिर सेल मेम्ब्रेन का भी निर्माण का काम कर रहा है, शुक्राणु के एक्रोसोम के निर्माण का भी काम कौन कर रहा है, गाल्जी काय कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया गाल्जी काय। गाल्जी काय के बाद क्या बचा हुआ है, लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम में 400 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 400 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और ये लाइसोसोम जो होता है कई प्रकार का होता है आपका, लाइसोसोम भी क्या होता है, कई प्रकार का। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है, ऑटोफेजिक वेसिकल, रेजिडुअल बॉडी। ये लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम भी देख लीजिए, लाइसोसोम कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, फिर क्या है, ऑटोफेजिक वेसिकल, ऑटोफेजिक वेसिकल, फिर क्या है, रेजिडुअल बॉडी, रेजिडुअल बॉडी। तो देखिए लाइसोसोम का काम क्या है, लाइसोसोम करता क्या है, यह लाइसोसोम ये इसे कहते हैं स्कैवेंजर ऑफ द सेल या ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल। ये खराब पड़ी जो भी कोशिकाएं हैं शरीर में, खराब पड़ी जो भी कोशिकाएं हैं उनमें फट करके उनको नष्ट करने का काम करता है। कैसे नष्ट करता है, एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम पचा देता है, कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो प्राइमरी लाइसोसोम यह क्या है, फट करके नष्ट करने का काम करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल कहते हैं या स्कैवेंजर ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो प्राइमरी का मतलब क्या है कि जो नया बना लाइसोसोम है, लाइसोसोम क्या है कि जो एंजाइम यहाँ बने ना, ये एंजाइम क्या होंगे, एक पैकेट के रूप में ऐसे ही इकट्ठा होंगे, भरे जाएंगे। तो ये पैकेट, जो एक पैकेट है जो नया बना, उसी को क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। अब प्राइमरी लाइसोसोम बनेगा क्या, सेकेंडरी लाइसोसोम में परिवर्तित होगा। जब सेकेंडरी लाइसोसोम में कैसे परिवर्तित होगा,
जब इससे कोई फैगोसोम या पिंडोसोम यानी कि कोई सॉलिड पार्टिकल या फिर कोई लिक्विड पार्टिकल इस प्राइमरी लाइसोसोम जो है इससे आकर के कोई जुड़ जाएगा सॉलिड या लिक्विड, तब इसे क्या कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ऑटोफेजिक वेसिकल तीसरा पार्ट है। तीसरा ऑटोफेजिक वेसिकल कब कहेंगे, जब कोई कोशिकांगक जो खराब पड़ा कोशिकांगक है वह कोशिकांगक ही क्या हुआ इसके अंदर आकर के समा जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे ऑटोफेजिक वेसिकल। रेडिकुलर बॉडी क्या कब कहेंगे, जब इस कोशिकांगक को क्या करेगा या फट करके या पचा देगा नष्ट कर देगा, तो बचा हुआ जो भाग है उसे क्या कहेंगे रेडिकुलर बॉडी कहेंगे। ठीक, तो यह एक प्रकार से क्या काम कर रहा है, शरीर के कोशिकाओं की सफाई करने का भी काम कर रहा है। कौन कर रहा है, लाइसोसोम कर रहा है। इसके बाद लास्ट में हमारा बचा हुआ है क्या, केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, लास्ट में बचा हुआ है केंद्रक। तो केंद्रक का खोज किया था किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था किसका, केंद्रक का। इस केंद्रक में क्या है, केंद्रक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है, ये भी इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ रहता है। इस केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले संपूर्ण द्रव को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और केंद्रक के अंदर होता है क्या है आपका, न्यूक्लियोलस, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रिका। केंद्रक के अंदर होता है केंद्रिका। और केंद्रिका का खोज किसने किया था, फोंटाना ने। केंद्रिका का खोज किसने किया था, फोंटाना ने किया था। ठीक है, फोंटाना ने किसका किया था, केंद्रिका का खोज। और केंद्रिका का काम क्या होता है, राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम का संश्लेषण करना। राइबोसोम का संश्लेषण करना किसका काम होता है, केंद्रिका का। तो राइबोसोम के संश्लेषण का काम कौन करता है, ये केंद्रिका करता है, जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए केंद्रक जो होता है ये परफोरेटेड होता है, ऐसे छिद्र युक्त होता है। छिद्र क्यों होता है इसमें, क्योंकि कोशिका द्रव्य और यह क्या है, केंद्रक द्रव्य के मध्य क्या आदान प्रदान हो सके चीजों का, इसलिए इसमें छोटे छोटे क्या है, ये देख लीजिए छिद्र पाए जाते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, इसमें क्रोमैटिन थ्रेड होता है, यानी कि क्रोमैटिन थ्रेड यानी कि क्या होता है, क्रोमोसोम्स जिससे बनते हैं आपके क्रोमैटिन थ्रेड इसमें होता है। यही बाद में जब विभाजित होता है तो विभाजित होकर क्रोमोसोम्स का निर्माण करता है, गुणसूत्र का निर्माण करता है। ठीक, तो केंद्रक क्या है, आनुवंशिक गुणों का वाहक है। और केंद्रक को ही क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। यह शरीर के नहीं, कोशिका के संपूर्ण क्रियाओं का क्या करता है, क्रियान्वयन करता है। संपूर्ण के समस्त के कोशिकाओं की क्रियाओं का क्रियान्वयन करता है। ठीक, केंद्रक क्या डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल से परफोरेटेड होता है। छिद्र इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान हो सका। ठीक, इसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है, जिसके खोजा था फोंटाना ने। इसका काम क्या होता है, केंद्रिका का राइबोसोम का संश्लेषण करना काम होता है। केंद्रक में पाए जाते हैं क्रोमैटिन थ्रेड, जो बाद में विभाजित होकर के किसका निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम का। और यही क्रोमोसोम जब दूसरे पीढ़ी में जाते हैं तो क्या होता है, इनहेरिटेंस का काम करते हैं, यानी आनुवंशिक गुणों के वाहक का भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा है आपका कोशिका। ये कोशिका आपका हुआ टोटल चैप्टर फिनिश। और यह एक चैप्टर हमने शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त रूप में देने की कोशिश की है। आशा करते हैं इसको आप लोग समझे होंगे। और यह स्पेशल है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए। डिटेल में जब इस चैप्टर को आपको जानना होगा तो डिटेल में जानने के लिए आप जो हम कक्षा 9 एवं 11 के लिए जो वीडियो बनाए हैं, सेल्फ द यूनिट ऑफ लाइफ, आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब समझ में आएगा। डिटेल में शॉर्ट में आपको पूरा समराइज करके यह हमने बता दिया है कि किस प्रकार से सेल होता है, सेल का काम क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा सेल में क्या है कि यह भोजन में क्या है कि हमारे खराब चीजों को नष्ट भी कर रहा है, जो कोशिका खराब हो रही है उनको नष्ट भी कर रहा है, एनर्जी भी देने का काम कर रहा है। ठीक है, आनुवंशिक गुणों का वाहक भी है, प्रोटीन का भी निर्माण कर रहा है, एंजाइम का निर्माण कर रहा है। तो भैया सारा काम कोशिका ही कर रहा है, तो इसीलिए इसे क्या है, कोशिका से ऊतक बने हैं, ऊतक से अंग बना है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, थैंक्स। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा काफी यूनिट टेस्ट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।